हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? ऑप्शन में दिया है गणपति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, ये किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो ये हमारा विष्णु से है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य ये किस राज्य का है? तो ये हमारा केरल का है, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो किस हिंदू देवता से संबंधित है? ये हमारा विष्णु से है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित है? तो ऑप्शन में दिया है टप्पा, ध्रुपद, ठुमरी या गज़ल। तो जो जगजीत सिंह है, ठीक है, ये किस गायन विधा से संबंधित है? तो ये गज़ल से है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। किंग ऑफ गज़ल के नाम से भी इसे जाने जाते हैं। हम यहाँ पर एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गज़ल हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो जो लता मंगेशकर है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है और इसको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? तो इसे किया है 2001 में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। इसे अभी तक 4 पुरस्कार मिल चुके हैं। तो देखिए 2001 में तो आपको पता है भारत रत्न और 1999 में, ठीक है। 1999 में कौन-सा मिला है? तो आपको हो गए पद्म विभूषण, ठीक है। कौन-सा मिला है? पद्म विभूषण। अगर हम 1989 की बात करें, क्या करें? 1989 की बात करें, तो इसको यहाँ पर 89 में कौन-सा मिला था? तो आपको हो गए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। और 1901 और हमारा 69 की बात करें, तो तब कब मिला था? तो तब मिला था पद्म भूषण मिला था, ठीक है। तो टोटल इन्हें 4 सम्मान मिला था। 2001 में कौन-सा? तो भारत रत्न, 1999 में तो पद्म विभूषण और 1989 में तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1969 में पद्म विभूषण सॉरी पद्म भूषण, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा और ये कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की इंदौर शहर की है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय है? तो जो ऑस्कर पुरस्कार है, ठीक है, इसको पाने वाले पहले भारतीय कौन से हैं? तो वो है भानु अथैया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएँगे? तो वो हो गए भानु अथैया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? यानी जो चाय है ये असम राज्य में उत्पाद है, तो असम में किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जोरहाट। जोरहाट में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। अब जो गुवाहाटी है, ठीक है, ये असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। कौन-सा है? असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन चाय महोत्सव हमारा जोरहाट में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला शैली किस उत्पत्ति से किस राज्य से हुई? यानी मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और बिहार। तो मधुबनी चित्रकला शैली ये बिहार से उत्पत्ति हुई इसकी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बिहार के यहाँ पर मधुबनी एक कौन-सा जिला है? तो किस गाँव से हुई ये मुझे कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो सौर मंदिर है, ठीक है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये शिव और विष्णु के नाम से जाना जाता है, भगवान शिव और विष्णु के नाम से, ठीक है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में आपको पता है एक यहाँ पर महाबलीपुरम करके न एक स्थान है, ठीक है, वहाँ का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। सौर मंदिर कहाँ का है? कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी प्रजाति संकटग्रस्त है? ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर केवल एमसीक्यू इसीलिए लगा रहे हैं ताकि आप देखिए डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ पर इतिहास से, भूगोल से, अर्थव्यवस्था से या फिर आपको साइंस से सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे और वहाँ पर आप प्रैक्टिस लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी प्रजाति संकटग्रस्त है? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हिमालयी भूरा भालू दिया है, एशियाई चीता दिया है, एशियाई हाथी दिया है, धनेश पक्षी दिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एशियाई हाथी, ठीक है? ये संकटग्रस्त है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब जो धनेश पक्षी है तो आपको पता है कहाँ का है, हॉर्नबिल हॉर्नबिल एक महोत्सव भी मनाया जाता है, ये नागालैंड का है, ठीक है? कहाँ का है? नागालैंड का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला एशियाई हाथी। अब एशियाई हाथी इसकी देखिए आईसीएन 1986 में इसको आईसीएन जो रेड डाटा बुक होती है उसमें शामिल किया था और या 2017 हाथी जनगणना के अनुसार 2017 में सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या किस राज्य में थी? तो वो कर्नाटक में थी, ठीक है? कहाँ पर थी? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया है करनाल, आणंद, लखनऊ, पालमपुर। तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये है करनाल में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? प्रश्न क्या कह रहा था? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है? करनाल। अब करनाल किस राज्य का शहर है? कभी-कभी आपको राज्य ही दे सकता है। तो जो करनाल है, ठीक है? ये कहाँ का है? तो ये हमारा हरियाणा के, याद रखना हरियाणा का है, चंडीगढ़ के पास है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हरियाणा के करनाल में स्थित है, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया है 15 अगस्त, 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, ठीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये महात्मा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है? अब देखिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन में और भी दिया है जैसे 15 अगस्त, 31 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो 14 नवंबर का आपको पता होना चाहिए बाल दिवस मनाया जाता है। कौन-सा दिवस? बाल दिवस। और 31 अक्टूबर को कौन-सा दिवस था? आप कहोगे यहाँ पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। कौन-सा? एकता दिवस, ठीक है? और 15 अगस्त को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएँ, ठीक है? और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी की जयंती पर, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो जो अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला वो थी आरती शाह। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? इसको हिंदुस्तानी जलपरी भी कहते हैं, ठीक है? हिंदुस्तान की जलपरी भी किसे कहते हैं? आरती शाह को कहते हैं, ठीक है? ये कब पार करी थी? तो ये 1959 में यानी कि 1959 में इसने अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करा था, ठीक है? सन पूछे तो 1959, ठीक है? कौन? तो वो है आरती शाह। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा डिटेल इसीलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप जहाँ पर जो प्रश्न के आंसर याद करोगे, अगर मैं ज़्यादा डिटेल बता दूँगा तो आप में खिचड़ी हो जाएगी और सारे प्रश्नों को आप भूल जाओगे। तो इसीलिए हम थोड़ा-थोड़ा करके प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ऐसे फैक्ट होंगे उससे संबंधित जुड़े हुए, उनको मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन-सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो वो है बामर या बर्मन, ठीक है? ये एक जातीय समूह है जो कि क्या है, यहाँ पर म्यांमार का एक 2/3 हिस्सा है, ठीक है? तो वहाँ पर बर्मी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो रहा। और देखिए, ये आपको जीके का प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, ये मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए, मैं आपको यहाँ पर अभी डेली के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट भी शो करवाऊँगा ताकि आपकी जीके की भी प्रैक्टिस सेट अच्छी खासी हो जाए, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि खुल्लम-खुल्ला निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी आत्मकथा है? ठीक है, प्रश्न करा कि खुल्लम-खुल्ला निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी आत्मकथा है? तो जो खुल्लम-खुल्ला है, ठीक है, ये ऋषि कपूर की है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अगर हम यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो ये इसकी आत्मकथा क्या है? तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त आत्मकथा है। उसका नाम क्या है? तो थिंकिंग बट यहाँ पर एक और है आगे शब्द थिंकिंग बट खामोश। क्या है? थिंकिंग बट खामोश। अगर आपको ये आत्मकथा पूछे कि थिंकिंग बट खामोश यानी सोचो बस बट खामोश, ठीक है? तो ये शत्रुघ्न सिन्हा की है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर खुल्लम-खुल्ला की बात करें तो ये किसकी है? ऋषि कपूर की है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अगर देखिए आपको अगर ये वीडियो इंग्लिश में सुनाई दे रहा हो, तो आपको क्या करना है अपनी सेटिंग में इस तरफ आपको एक सेटिंग दिखाई दे रही है, वहाँ पर जाके इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेना, वहाँ पर ऑटो ट्रैक का ऑप्शन होगा, ठीक है? क्योंकि अभी यूट्यूब क्या कर रहा है ऑटोमेटिक ही वीडियो
वीडियो की लैंग्वेज चेंज कर दे रहा है, ठीक है। पिछले मेरा जो प्रैक्टिस सेट 8वां था रीजनिंग का, उसमें भी क्या कर रहा था वहाँ पर ऑटोमेटिक ही लैंग्वेज चेंज हो गई थी और वो वीडियो इंग्लिश में एआई के थ्रू चलने लगा था, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सुनाई दिया होगा कि वॉइस किसी एआई की लग रही है, ना कि मेरी है, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको सुनाई दे रहा हो तो आप प्लीज़ उस ऑडियो को क्या करोगे, आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेना। वहाँ पर आपको सेटिंग में ऑप्शन मिलेगा ऑडियो ट्रैक करके, तो वहाँ पर आप हिंदी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही होगा, मणिपुर में, ठीक है। कहाँ है? मणिपुर में है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना की थी 2018 में। कब की थी? 2018 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या है कि भारत की योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? यानी भारत में जो योजना आयोग थी उसको हटाकर किस वर्ष यानी कि नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया था? तो ये तो आपको पता होगा 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना करती थी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर डेट पूछे यानी 2015 में कब, तो आपको बताना 1 जनवरी। क्या बताना? 1 जनवरी बताना है, ठीक है। 1 जनवरी को यहाँ पर नीति आयोग का गठन किया था, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब किया था? तो 1 जनवरी 2015। और एक और यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि योजना आयोग जो पहले थी उसको भंग कब कर दिया था? तो इसको भंग कर दिया था 2014 में, ठीक है। इसकी डेट एग्जैक्ट नहीं बताई लेकिन 2014 में इसको भंग कर दिया था, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर मैं एक और प्रश्न बताऊँ कि योजना आयोग, ठीक है, जो योजना आयोग है, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? अब देखिए जो हमारी नीति आयोग है इसका तो 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था, लेकिन योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये याद रखना 15 मार्च, ठीक है। क्या याद रखना? 15 मार्च यहाँ पर 1950, क्या रखना? 1950 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। 15 मार्च 1950 को इसका इसका योजना आयोग का गठन हुआ था और इसे भंग कब करा? तो 2014 में भंग कर दिया। उसके बाद कौन सी? तो नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को यहाँ पर गठन हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? यानी कि होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था और निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया नर्मदा घाटी में हथनोरा, या नर्मदा घाटी के होशंगाबाद, सोन घाटी के बागौर, या बेलन घाटी में बांसगार, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा घाटी के हथनोरा में, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर मनुष्य के कंकाल का एक साक्ष्य मिला था पहला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? यानी यहाँ पर सबसे पहले चुनाव यानी कि निर्वाचन कब शुरू हुआ था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। यानी कि निर्वाचित संसद कब आई थी, यानी चुनाव की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 51 दिया होता है तो 51 भी आपको 51 या 52 मिल सकता है, ठीक है। 51 या 52 ऑप्शन में मिल सकता है। तो देखिए कब से कब हुई थी? तो देखिए आपको पता होना चाहिए 25, ठीक है। 25 अक्टूबर कब हुई थी? तो 25 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1900, बता रहा हूँ 25 अक्टूबर 1951, ठीक है। 1951 से 21 फरवरी, ठीक है। 21 फरवरी से क्या है? 21 फरवरी तक, 21 फरवरी 1952, ठीक है। 21 फरवरी ये हमारा 51 है, यहाँ पर 51 है। और 1952 तक, कब तक? तो 1952 तक, ठीक है। ये क्या चला था? चुनाव हुआ था, निर्वाचन यानी कि निर्वाचन हुआ था, यानी कि चुनाव हुआ था, ठीक है। कब से? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। तो हमें यहाँ पर कह रहा था कब आया था? वो 1952 में आया था। अगर 52 नहीं मिले तो आप 51 भी लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। ये याद रखना कि चुनाव की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 52 तक चुनाव चला था और 489 लगभग सीटों पर चुनाव हुआ था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? यानी यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न ऐड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चैप्टर से एक ही टॉपिक से, आपको हर अलग अलग टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछ रहे हैं, जो ज़्यादा बार पूछ रहे, ज़्यादा बार प्रश्न बन रहे हैं।
उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है? तो आपको यहाँ पर इतिहास का मिलेगा, भूगोल का मिलेगा, आपको साइंस का मिलेगा, स्टैटिक जीके का मिलेगा। तो यहाँ पर सारे प्रश्न हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे थे, ठीक है? तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, ठीक है? तो वो है राखीगढ़, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा राखीगढ़, ठीक है? अगर हम यहाँ पर कालीबंगा की बात करें, तो ये कहाँ पर है? तो कालीबंगा हमारा राजस्थान में, ठीक है? कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। अब राजस्थान में किसके साक्ष्य मिले थे? तो जोते जोतते हुए खेत, खेत में जुताई वाला जो है ना हल, उसके साक्ष्य मिले थे कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है? और यहाँ पर धोलावीरा की बात करें, तो ये कहाँ का है? तो ये हमारा गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है? और यहाँ पर कौन से साक्ष्य मिले? तो ये खेल का मैदान मिला था, ठीक है? कौन-सा खेल का मैदान वाला साक्ष्य मिला था? तो यहाँ पर हमारा जो कौन-सा हड़प्पा हरियाणा से, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ हरियाणा से, कालीबंगा राजस्थान से और धोलावीरा गुजरात से, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये करा कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? यानी जो क्षोभ मंडल है, ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया है 30 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? अब देखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली सतह है और यहाँ पर मौसमी घटना होती है, जैसे बारिश होती है, ये चीज़ें कहाँ पर होती है? ये क्षोभ मंडल में होती है। तो ये अपनी धरती से कितनी ऊँचाई पर है? तो ये 13 किलोमीटर की ऊँचाई पर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा और ये वायुमंडल की सबसे निचली सतह है, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊँचाई कितनी है? यानी हिमालय की कंचनजंगा शिखर, इसकी ऊँचाई कितनी है? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो इसकी ऊँचाई है 8598 मीटर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? कौन-सा? ऑप्शन नंबर ए 8598 मीटर। अब जो कंचनजंगा है, ठीक है, विश्व की तीसरी यानी तीसरे नंबर वाली क्या है? सबसे ऊँची चोटी है। कौन-सी? तीसरे नंबर वाली। तो फिर पहले नंबर वाली कौन-सी है? तो आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट। और दूसरे नंबर वाली कौन-सी है? तो दूसरे नंबर वाली K2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर K2 और तीसरे नंबर पे कंचनजंगा। कौन-सी है? तो कंचनजंगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमें पूछा था कि इसकी ऊँचाई कितनी है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए 8598 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? सबसे ऊँची शिखर पर्वत शिखर कौन-सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट विश्व का। और दूसरा कौन-सा है विश्व का सबसे बड़ा? तो K2 है और तीसरा कंचनजंगा है, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये करा कि करेंसी नोट और सिक्कों को कहते हैं, यानी करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन में दिया है निकट मुद्रा, विश्वसनीय मुद्रा या फिर कमोडिटी मनी या फिर कागज़ी मुद्रा। तो करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कागज़ी मुद्रा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? कौन-सा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, सबसे पहले कागज़ी मुद्रा कौन-सी वाली लॉन्च जो हुई थी? तो आपको पता है भारत में तो ₹1 का नोट हुआ था, ठीक है? कौन-सा हुआ था? ₹1 का नोट सबसे पहले बनाया गया था, ये भारत में। और सबसे पहले, ठीक है, ये भारत में ₹1 का नोट बनाया था, ये कागज़ी मुद्रा में। अगर हम यहाँ पर कागज़ी मुद्रा की शुरुआत किस देश ने की थी? तो वो की थी चीन ने। किसने? चीन ने की थी, जो कि चीन में हुआ था इसकी शुरुआत कागज़ी मुद्रा की, ठीक है? तो ये याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी भूकंप तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें हैं? यानी निम्नलिखित में से कौन-सी भूकंप तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है? तो वो है पी तरंगे, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना वाला, ठीक है? कौन-सा? ऑप्शन नंबर है पी तरंगे, जो कि भूकंप तरंगे की अनुदैर्घ्य तरंगे है। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध है, ठीक है? यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? ये हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा, आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी 118 यहाँ पर आवर्त सारणी है, ठीक है? आवर्त सारणी में तत्व कितने हैं? तो आप कहोगे 118 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है? यानी जो हम मानव द्वारा यानी कि जो हमारे द्वारा फेफड़े द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? यानी जो हम फेफड़े द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसका कितना प्रतिशत छोड़ते हैं, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर है 4.4 यानी कि 4.4% हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं, ठीक है?
अब आपको पता है वायुमंडल में लगभग 78% तो नाइट्रोजन गैस है, और लगभग 21% ऑक्सीजन है, और लगभग 0.04 ये लगभग कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर आपने एक और नोटिस करा होगा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस है ये 78% क्यों है? बाकी ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ऑक्सीजन 21% ही क्यों है? ये भी तो आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो इसका सर्च करके आप देख लेना, बाकी मुझे पता है लेकिन इतना डिटेल बताऊँगा तो काफ़ी समय लग सकता है, ठीक है। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी कम क्यों है, और यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू है, और ऑक्सीजन की क्या वैल्यू, और इतनी ज़्यादा अगर नाइट्रोजन गैस है तो इसकी इतनी ज़्यादा क्यों है, और ये इसका वैल्यू क्या है, ये आप थोड़ा-सा जान लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है? यानी मानव रक्त का पीएच, खून का पीएच कितना होता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है 7.4, ठीक है। क्या होगा? 7.4। कभी-कभी आपको देखिए इसकी रेंज या तो आपको 7.35 से कहाँ तक मिल सकती है, तो 7 पॉइंट यहाँ पर आपको 45 तक भी इसकी रेंज मिल सकती है, ठीक है। या फिर आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है कि 7.41 मिल सकता है, या फिर आपको 7.38 मिल सकता है, तो ये भी आपको लगाना है, ठीक है। कभी 7.4 को ना मिलते हुए आपको ये भी ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने 25 प्रश्नों को सोल्व कर लिया है, और ये 25 प्रश्न आपको कैसे लगे ये मुझे आप कमेंट करके बताइए।